निवेश के लिए दुबई दौरे पर सीएम धामी इन्वेस्टर्स के साथ किया 11,925 करोड़ के एमओयू पर साइन। पर्यटन, शिक्षा, रियल एस्टेट पे हुआ करार। हरिद्वार में आपदा नुकसान के सर्वे में गड़बड़ी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इलाकों में दोबारा सर्वेक्षण के दिए आदेश। अधिकारियों को किसानों की समस्या के समाधान करने के भी निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, प्रदेश में जल्द की जाए जाति आधारित जनगणना। केंद्र द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का किया जा रहा षड्यंत्र। देहरादून के बाद अब हरिद्वार के रावली महदूद में भी खुला फूड ब्रांड एटीएम। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने किया शुभारंभ। बहादुराबाद में खाद्य गोदाम का भी किया निरीक्षण। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के सीएम धामी ने करोड़ों के करार किए। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी ने एमओयू साइन किया है और अब तक करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा करार हो चुके हैं। दुबई में सीएम धामी ने इन्वेस्टर्स की मीटिंग ली थी और उत्तराखंड में निवेश को कई उद्योगपति राजी भी हैं। धामी का 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। तो देखिए, कहा जाए तो उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई के दौरे पर है लगातार। और अब आपको बता दें कि सीएम धामी ने करोड़ों के करार किए हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी ने एमओयू साइन किया है। अब तक करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा के करार हो चुके हैं। दुबई में दरअसल आपको बता दें कि सीएम धामी ने इन्वेस्टर से मीटिंग की थी और इस मीटिंग में जो कई उद्योगपति है वो उत्तराखंड में निवेश के लिए राजी हुए हैं। सिंह रावत जी यहाँ कह रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग दुबई में आए हुए हैं, क्योंकि कल जब हम पहुंचे यहाँ, पहुंचने के बाद पूरे दिन भर, मतलब जो आधे दिन में हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा था और उसके बाद रात्रि 11-12 बजे तक हम लोगों के कार्यक्रम में चलते रहे। और आज प्रातःकाल 8 बजे से सतीश शिवन जी ने हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट इनकी तरफ से था। तो तब से लेकर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जो हमारा देहरादून में या उत्तराखंड में जो शेड्यूल होता है, वही शेड्यूल, उससे भी ज्यादा तगड़ा शेड्यूल यहाँ चल रहा है। तो मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के नाते आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इतना प्रेम आप सब लोगों ने दिया है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो एक बार फिर बढ़ता हुआ उत्तराखंड, क्योंकि दुबई में जो सीएम धामी ने इन्वेस्टर से मीटिंग की थी, निवेश करने को राजी हो उद्योगपति। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से दुबई दौरा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, ऐसे में देखा जा सकता है कि बीते दिन जो है उनका एक रोड शो भी जो है इस दौरान हुआ था, जिसमें कि यहाँ पर 24,000 करोड़ के जो एमओयू है उनके द्वारा जो है यहाँ पर साइन किए गए हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड सरकार के पास जो है यहाँ पर उत्तराखंड में निवेश करने के लिए जो उद्योगपति है वो पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले लंदन दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी थे, जहां पर 4800 करोड़ के जो एमओयू थे वो भी जो है इस दौरान यहाँ पर साइन किए गए थे। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है। और अगर विनय बात की जाए तो सीएम धामी का जो लक्ष्य है 2.5 लाख करोड़ के निवेश का, कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि 24,000 करोड़ से ज्यादा अब तक करार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर लक्ष्य की बात की जाए तो लक्ष्य जो है 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के रखा है। ऐसे में जो है यहाँ पर जो उद्योगपति है उनसे लगातार मुलाकात करने का जो यहाँ पर दौर है वो सीएम धामी का जारी है। और जो है उनके कार्यक्रम इस दौरान जो भी चल रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद जो है इस दौरान उद्योगपतियों के साथ में जो है यहाँ पर मिल रहे हैं जाकर के।
तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तराखंड को विकसित करने के लेकर के जो उत्तराखंड सरकार है वो काम करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर देखा जाए तो जो उत्तराखंड का जो युवा है, बेरोजगारी की जो समस्या है उत्तराखंड में लगातार बनी रहती है, जिससे कि एक बड़ा जो यहाँ पर फायदा है इस दौरान उत्तराखंड के युवाओं को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने के बाद में जो है यहाँ पर मिल सकता है। जी बिल्कुल, और मैंने कहा भी जा सकता है क्योंकि जिस तरह से उद्योगपति राजी हुए उत्तराखंड पहुंचेंगे और देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब रोजगार की दृष्टि में उत्तराखंड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर रोजगार की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड जो सरकार है लगातार प्रयासरत रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है युवाओं को यहाँ पर रोजगार के अवसर मिल सके, चाहे वो यहाँ पर जो भी संघ है या फिर यहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर बात की जाए तो उसके माध्यम से भी जो है रोजगार मेले का जो आयोजन है इस दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरा फोकस इस दौरान जो है यहाँ पर युवाओं के हित में है और उत्तराखंड वासियों को किस तरीके से जो है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का फायदा मिलने वाला है ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर दिसंबर माह में कराने जा रही है उससे एक जो बड़ा फायदा है वो यहाँ पर मिल सकता है। जी चलिए विनय, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बारिश होने से शहर में जहां ठंड बढ़ गई है तो वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम से मौसम की दूसरी बार बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि बर्फ को देखकर यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिला है। यात्री यहां जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले की पुलभत्ता थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे मदरसे में बंधक बनाए गए 24 बच्चों को रिहा करवाया। यह अवैध मदरसा पुलभत्ता थाना अंतर्गत सिरौली कला क्षेत्र में चल रहा था। पुलिस ने मदरसे को सील कर मदरसा संचालक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान पुलभत्ता पुलिस को किच्छा के ग्राम सिरौली कला में जामिया नगमा खात्मा नाम से अवैध मदरसा संचालित होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलभट्टा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस ने मदरसा में छापा मारा तो मदरसे के एक अंधेरे कमरे के भीतर 24 बच्चे मिले। पुलिस ने इन सभी बच्चों को मुक्त करवाया। कि अनाधिकृत रूप से मस्जिद का सेकंड फ्लोर में कुछ बच्चों को पढ़ाया जाने करके उस चीज का तस्दीक करने के लिए पहले हमारा एएसआई गए थे, उसमें पुष्टि हुआ तो तब तक तो तुरंत हमारा एसओ भी गए वहां पे उन्होंने देखा कि 25 के आसपास के बच्चों को, लोकल के बच्चों को या बाहर के बच्चों को, सबको पढ़ाया जा रहा था अनधिकृत रूप से मदरसा के रूप में। वो सेकेंड फ्लोर में, मस्जिद के सेकेंड फ्लोर में वो पढ़ाया जा रहा था। तत्काल हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और मस्जिद का संचालक और मदरसे का जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन सबके विरुद्ध जो है हम कानूनी रूप से कार्रवाई करें। भगवानपुर के रायपुर में बल्ब बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक सूचना मिली थी कि नारायण इंडस्ट्रीज रायपुर इंडस्ट्रीज एरिया भगवानपुर में भीषण आग लग गई है। मौके पर प्रभारी भगवानपुर और प्रभारी रुड़की के नेतृत्व में 3 गाड़ियों ने आग बुझवाना शुरू किया। सीएफओ हरिद्वार भी मौके पर पहुंचे और आग को बढ़ते हुए देखकर मायापुर हरिद्वार से 2 गाड़ियां लक्सर और देहरादून से 2 गाड़ियां, वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 2 गाड़ियां मौके पर मंगाई गई। करीब 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ पे 2 कंपनियों के वेयरहाउस और 1 कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट है। लगभग 3 बजे रात्रि को आग की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात हमारे लगभग फायर टेंडर 10 अरेंज किए गए और लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। नहीं, जनहानि कोई भी नहीं हुई है अभी तक और सभी चारों तरफ से हमने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ऐसी जो भी असुरक्षित जगह है वो सब खाली करा दी गई है। बाकी इनका जो भी केमिकल और ये सब रखा हुआ है वो भी हम लोग खाली करवा दिया है। फायर यूनिट्स 2 सहारनपुर से आई हैं, बाकी 2 देहरादून से और 6 के आसपास हरिद्वार जिले से आई। वो जांच के बाद पता चल पाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते।
उत्तराखंड में पलायन आयोग के सर्वे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्रीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि रिवर्स पलायन को लेकर सरकार दावे कर रही है, लेकिन जो लोग वापस आए हैं वे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अभी भी 6000 से ज्यादा आवेदन लंबित है। सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, धरातल पर कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। रिवर्स पलायन की सरकार लगातार दावे कर रही है और कोरोना काल में तो जो है रिवर माइग्रेशन के लिए सरकार ने बाकायदा कैंपेन चलाया और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आप देखिए कि कितने नौजवान वापस आए। जो भी वापस आए वो जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक गए और साल भर बाद फिर वापस लौट गए। तो रिवर माइग्रेशन की बात सरकार लगातार करती है। अभी भी सरकारी बैंकों में 6000 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं बेरोजगारों के रोजगार के लिए। आप पहले उनको तो निपटाइए। जब आपकी नीतियां सरल नहीं होंगी, आप सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बेरोजगारों के हित में नीतियां बनेंगी, फिर ये बेरोजगार जो है निराश होकर के क्यों लौट रहे हैं? क्यों पलायन लगातार बढ़ रहा है? सीमांत गांवों का विकास होना चाहिए, वहां पर पलायन रुकना चाहिए। ये राष्ट्र हित में भी है, प्रदेश हित में भी है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन सरकार केवल बयानबाजी करती है, जुमलेबाजी करती है। धरातल पर अगर विकास होगा, रोजगार नौजवान को मिलेगा, व्यवस्थाएं राज्य में सुधरेंगी तो वो दिखाई देंगी ना। वो दिखाई नहीं दे रही हैं। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, रिजल्ट चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व की देहरादून में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हरियाणा के अंबाला से आए कारीगर देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण सहित अन्य पुतले बनाने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार रावण दहन में रिमोट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार देहरादून के निवासी विजयादशमी में 131 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन होते हुए दिखेंगे, जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। हरियाणा से आए तेजिंदर सिंह चौहान का कहना है कि इस साल रावण के पुतले को 3000 मीटर कपड़ा, 24 फुट हाइट के 520 बांस, 25 क्विंटल लोहे से बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विजयादशमी के अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। उत्तराखंड के बीच में पहली बार ऐसा रावण का पुतला, ये बन्नू बिरादरी का जो परेड ग्राउंड में दशहरा होता है देहरादून में, आयोजित होने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण और आकर्षक रावण का पुतला है। इसकी ऊंचाई 131 फुट है और इसको इस बार रिमोट कंट्रोल के द्वारा दहन किया जाएगा। इसमें 12 पॉइंट रिमोट कंट्रोल के फिट किए गए हैं और इको फ्रेंडली क्रैकर्स इसके बीच में इस बार लगाए गए हैं। और वो 12 पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप जो हमारे चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम के होंगे। पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है। हमारा ये 131 फुट का रावण पुतला तैयारी में है पूरा, और तैयारी करते हुए हमारे जो इस बार चौधरी तेजिंदर सिंह जी हैं, बराड़ा से आए हुए हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। जो टीम आई है उन्होंने तो रूप दिया ही दिया है, उसके साथ साथ हमारी अपनी टीम ने अलग रूप दिया और भव्य लंका है इस बार 35 बाय 35 की, और उसके आगे भी 2 राक्षस के पुतले हैं, वो भी ऐसे ही लगेंगे, जीते जागते राक्षस लगेंगे आपको। और शोभा यात्रा की तैयारी है हमारी, भव्य शोभा यात्रा है, उसमें भी नई नई झांकियाँ हमने तैयार करी हैं, हमारी टीम ने तैयार करी हैं और तैयारियाँ चल ही रही हैं इस टाइम, और बड़े जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और बढ़िया तैयारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला में पत्रकार वार्ता कर भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ 2024 में सरकार बनाएगी और फिर आम जन के मुद्दों पर काम करेगी, क्योंकि डबल इंजन वाली सरकार ने आज हर कोई तरह से डोईवाला के तमाम मुद्दों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वीवीआईपी विधानसभा डोईवाला में विकास योजनाएं अधर में लटकी हुई है। सरकार को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस किसान सम्मान पदयात्रा का आयोजन करेगी ताकि किसानों का शोषण ना हो और सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। ट्विन सिटी को बेचने का जो इनका दिली इच्छा है वो अभी इन्होंने समाप्त नहीं की है, और इसीलिए डोईवाला में जो लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी थी उसको ये लटकाने में लगे हुए हैं, उस मामले को भटकाने में लगे हुए हैं, लटकाने भटकाने और झगड़ा करवाने में लगे हुए हैं। और सूर्यधार की झील को, जिसके जो हमारे कांग्रेस के साथियों ने ही उसका आइडिया दिया था और हमने उसको प्रारंभ करवाया था, और हमने तो भारत सरकार से भी प्रपोजल बना करके भेज करके पैसा लिया था। धार योजना को इन्होंने बंटाधार परियोजना में बदल दिया है।
बद्रीनाथ केदारनाथ में लगातार रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां सर्दी बढ़ गई है। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश उगाड़ ने बताया कि बर्फबारी के बीच तीर्थयात्री लगातार बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक करीब 32,83,614 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। भाजपा के नेता जहां प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं, पीएम मोदी भी दौरे पर जा चुके हैं, वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को वरिष्ठ नेताओं का इंतजार है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव के समय जिन बड़े वादों के साथ आते हैं, वह चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जागेश्वर यात्रा के बाद अब इस ज्योतिर्लिंग को 5वें धाम के रूप में मान्यता मिल गई है। अब तक प्रदेश को 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जागेश्वर यात्रा के बाद 5वां धाम भी विकसित हो गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जागेश्वर धाम को मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह कार्य मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत होगा। देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कि उन्होंने मानस खंड माला मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सारे तीर्थ मंदिर अगर आप देखेंगे तो गढ़वाल में स्थित है। कुमाऊं को बढ़ाने के लिए और कुमाऊं में पर्यटक स्थल स्थापित करने के लिए, पर्यटन को रुझान देने के लिए जिस प्रकार से ये मानस खंड माला मिशन चला है, इससे सारे कुमाऊं के मंदिर और डेवलप होंगे और वहाँ टूरिस्ट आएंगे। और जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओम पर्वत और जिस जगह पर यहाँ पर पिथौरागढ़ में गए, इतनी सारी 4,800 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं लागू करी हैं। उत्तराखंड का विकास होता जा रहा है और होता रहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में किराए पर रह रही युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान और पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान प्रमोद पाल ने बताया कि लड़की के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। लड़की बिजनौर जिले की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव के निवासी आशीष भाई, उनके मकान पे एक किराए में लड़की रहती थी अपनी सहेली के साथ में। तो वो सहेली 2-3 दिन से इससे अलग है, वो कहीं और रहती है अपनी बहन के साथ में। जब उसके कोई घर में उससे कोई घटना जानकारी हुई है कि घटना हुई है, तो वहाँ पे गई हुई है। जानकारी हुई कि इसने सुसाइड कर लिया अपना। तभी हमने संबंधित थाना जो हमारा सिडकुल है, एसओ सिडकुल साहब को अपना फ़ोन किया। वो आए हमारे और प्रशासनिक लोग यहाँ मौजूद है। तो उसकी अंतिम ये पोस्टमार्टम में ये चल गई। ब्रह्मपुरी में जहाँ पे किराए पे रहती थी, यहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर दी। ये सुबह से इनका दरवाज़ा बंद था और करीबन 8 बजे यहाँ पे आस-पास के लोगों ने गतिविधि नहीं देखी, तो पाई और देखा तो फांसी लगा के आत्महत्या कर दी थी। उसके बाद पुलिस को करीबन 8 बजे इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद पुलिस आई है और अपनी कार्रवाई कर। परिजन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके साथ यही पता चला है लड़की यहाँ पे किराए पे रहती थी और कहीं काम करती थी। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये परिजन के साथ नहीं रहती। लक्ष्मण नगर में साईं मंदिर के पास करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने अपने स्तर पर आरोपी हमलावरों की पहचान करते हुए पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी मारपीट कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं हमलावरों ने उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में आसमान में बादलों का डेरा है, तो वहीं देर रात से ही लगातार क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ की हल्की चादर बिछने के कारण यहां पर्यटकों की हलचल बढ़ने लगी है। औली में जड़ी बूटी पर शोध करने आए शोधार्थियों ने भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी होने से ठंड भी बढ़ चुकी है। ऊपर आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, पर ऊपर आते आते ठीक ठाक बर्फ़ पड़ गई है। ठंडा भी काफ़ी हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। अक्टूबर में ऐसी बर्फबारी होना अच्छे संकेत भी हैं
ठीक भी है, बढ़िया अच्छा बर्फबारी हो रही है। तो यहाँ पे ओली में एक हर्बल गार्डन है, तो वही देखने आए थे हम। तो जब हम ऊपर आ रहे थे तब नीचे बारिश हो रही थी, तो जैसे हम ऊपर आए देखे कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो फिर काफ़ी ठंडा भी हो गया, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने में यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मौसम खूब काफ़ी बढ़िया है। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा ठंडा ज़्यादा गलन है, गलन थोड़ी ज़्यादा है। देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं डीएम देहरादून सोनिका ने बताया कि जल्द ही सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं मेयर सुनील उनियाल ने आग्रह किया कि जो भी लोग देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे हैं वह राजधानी देहरादून से एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे, इसलिए भारी तादाद में उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें ताकि युवाओं को उज्जवल भविष्य और बेहतर रोजगार मुहैया हो सके। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए देहरादून में स्वच्छता और सुंदरता पर विशेष फोकस किया जा रहा है और जितने भी कार्य किए जाने हैं उन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट के पूरे देश से विदेश से हमारे देहरादून में सब लोग आएंगे। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जो शहर की साज सज्जा है, शहर की व्यवस्था है, वो ठीक हो। बैनर पोस्टर जो सड़कों में लटके रहते हैं उसको भी सब हटाने के लिए कहा है। तो शहर सुंदर भी दिखना चाहिए, स्मार्ट भी दिखना चाहिए और जो लोग यहाँ से देहरादून आएंगे उनको हमारे शहर का एक वातावरण भी अच्छा लगना चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि शहर देहरादून जो है अच्छा शहर है। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, एमडीडी, नगर निगम, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इनके फंड रिलीज हो गए हैं और डीपीआर वगैरह सब बन गई हैं। जहाँ तक मुझे जो अपडेटेड स्थिति है वो यही है कि कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन बोर्ड आ गए हैं, तो कार्य अब गति पकड़े। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बुढ़ापा झलकने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब सिर्फ राहुल गांधी की बातों को दोहराने का काम करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, हरीश रावत जी अब धीरे धीरे बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत मैं कह सकता हूं कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कक्ष का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने हवन पूजन के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर किए गए इस शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और मजबूत होगा। तेज गति के साथ सरकार और संगठन की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित कक्ष का आज शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने भू कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजधानी देहरादून चारधाम यात्रा मार्गों पर बड़े पैमानों पर भूमाफिया मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। सूर्यकांत ने कहा कि राजधानी देहरादून में मालसी के पास एक निजी होटल को लाभ पहुंचवाने की कोशिश की गई है और धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी जमीन पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने करार किया है और बिना किसी दस्तावेज के सड़क का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले में सरकार से जांच की मांग भी की है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।